हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में। दोस्तों, मैं आज लेकर हाजिर हूं वर्णमाला में व्यंजन की क्लास, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया है कि स्वर क्या होते हैं, उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने स्वर हैं। सारी बातें हमने स्वर के बारे में कल वाले वीडियो में कर ली है। आज वाले वीडियो में आज को हम बताने वाले हैं व्यंजन। कुल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं। सारे प्रकार के व्यंजनों को हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कि व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। जैसे आप क बोलेंगे तो का जैसे भी बोल रहे हैं, का के बाद छोटा वाला आ का साउंड आ रहा। क महसूस करिएगा, क। चाहे ख बोले फिर भी आ का ही साउंड आएगा, ख। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। कितनी होती है? 49। 49 कौन कौन से होते हैं, हम एक एक व्यंजनों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। ये इसको कहते हैं का वर्ग। का वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि जो वर्ग का पहला वर्ण होता है, किसी भी वर्ग, इसको कहते हैं का वर्ग, इसको बोलते हैं च वर्ग। कोई भी वर्ग होगा, उसका पहला वर्ण होगा, पहले ही वर्ण के नाम से उस वर्ग का निर्माण हो जाता है, उसका नाम पड़ जाता है। जैसे का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 5। ठीक है, देखिए ये इसको पूरे को बोलते हैं प्रथम वर्ण, इसको दूसरे को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय वर्ण, इसको तृतीय वर्ण, इसको चतुर्थ और इसको पंचम। इसके कई नाम हैं, जैसे पंचम वर्ण भी बोलते हैं। ये 1 2 3 4 5 पांचवा है तो पंचम वर्ण। और फिर से ये पांचवा अक्षर है तो देखिए 1 2 3 4 5 पांचवा अक्षर है तो पंचमाक्षर। और सब में अंतिम में है तो अंतिमाक्षर। और इस जितने भी ये वाले वर्ण हैं, 5वें वर्ण हैं, इनका जो हम बोलते, जब इनको हम उच्चारित करते हैं या बोलते हैं तो इनका उच्चारण नाक से होता है। जैसे ना पे जोर पड़ता है, मा, णा, नात, ये सब क्या है? इया, ये सब क्या है? नासिक के वर्ण है। इन सभी को यानी कि का वर्ग से पा वर्ग तक, यानी का से मा तक, इनको कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन। चूंकि ये एक वर्ग में है तो इनका एक नाम और पड़ जाता है वर्गीय व्यंजन। क्या पड़ जाता है? वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, देखिए आप लोगों को एक वर्ण और देखने को मिलता होगा, ये वाला डा और ढा, ड और ढा। ये देखिए, ये इसके नीचे बिंदी है जबकि इसके नीचे बिंदी नहीं है। इस बिंदी को आप लोग बताइएगा, क्या पहले आपको पता था इस बिंदी को क्या बोलते हैं? किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन हम अभी आपको बता दे रहे हैं। इसको बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्या बोलते हैं? इसको नुक्ता बोलते हैं। कोई भी बिंदी आप अगली बार से आप बिंदी नहीं बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे? नुक्ता बोल। उनको इन दोनों वर्णों का नाम उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्या है? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या नाम है? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। और ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है, ये है उर्दू का शब्द, क्योंकि नुक्ता का प्रयोग उर्दू में होता है। तो ये समझिए, ये दूसरी भाषा से हमने अपनी सुविधा के लिए ले लिया है। तो लिए हैं तो क्या हुए हैं? ये आए हुए हैं, तो इनका नाम है आगत व्यंजन। क्या नाम है? आगत व्यंजन। ठीक है, क्या नाम है? आगत व्यंजन। इसे आगत वर्ण भी बोलते हैं। इनका हमने कितने नाम बताए हैं? 3 नाम। देखिए, उत्क्षिप्त, द्विगुण और आगत व्यंजन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? ये देखिए,
ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 5 हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हैं तो 5 बचे 25, यानी स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी 25। चाहे हम स्पर्शी बोले चाहे वर्गीय बोले, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाले बात कर लेते हैं, य र ल व। देखिए अभी हम आपको दिख रहा होगा इसमें हमने हलंत नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? हलंत नहीं लगाया। ये जान लीजिए जितने भी व्यंजन होते हैं सब में हलंत अवश्य लगा होना चाहिए, लेकिन अगर हलंत नहीं लगा तो समझिए वो पूरा वर्ण है। क्या है? पूरा वर्ण है। अगर हलंत लग जाता है किसी भी वर्ण के नीचे तो वह वर्ण आधा हो जाता है। तो हमने अभी हलंत नहीं लगाया, हम आपको भी ये नहीं बताना चाह रहे हैं आधे हैं पूरे, हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो देखिए ये है या और रा लावा, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ। इन चारों को क्या बोलते हैं? इन चारों को क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जिसमें से या और वा को, जिसमें या और वा को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। या और वा को अर्धस्वर बोलते हैं। रा को लुंठित वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रा को लुंठित वर्ण बोलते हैं और ला को पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब ये चारों को अगर पूछेगा तो चारों को क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये या और वा को अर्धस्वर और रा को लुंठित वर्ण और ला को पार्श्विक। अच्छा, जो रा का लुंठित वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं, यानी कि हम बोलते हैं रा को जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ का जो आकार है वो गोल गोल बन जाए। जैसे रा, देखिए रा को बोलेंगे तो गोल नुमा बन जाता है, यानी कि लुंठित तरीके से बन जाता है, तो लुंठित वर्ण हो जाता है। और ला को जब हम बोलते हैं तो इसका जो है जीभ का आकार पार्श्वनुमा बन जाता है, यानी कि इसे पार्श्विक वर्ण भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनको, इन चारों को बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन चारों को? इन चारों को सा, तीनों सा और हा, तीनों सा और हा को ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। जबकि अगर हम बात करें हा को, सिर्फ हा की बात करें तो हा को काकल्य वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले सा को, इसको बोलते हैं दंती सा। क्या बोलते हैं? दंती सा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दंती। इस वाले सा को हम बात करें तो इसको बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य या मूर्धन सा। इसको क्या बोलते हैं? इसको तालु सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालु सा। हम अभी बताएंगे आपको कि उच्चारण के जो अवयव हैं, यानी कि हमारे मुंह में जो उच्चारण के अवयव यहाँ जहाँ से इनको हम बोलते हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? तालु बोला जाता है, इनको मूर्धन बोला जाता है। कौन से भागों को तालु बोलते हैं, कौन से भाग को मूर्धन बोलते हैं, बात समझेंगे हम आगे। देखिए ये इन चारों को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं इनको। अच्छा, संयुक्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये छा देख रहे हैं ना, इसका निर्माण का प्लस सा से हुआ है। तो किससे हुआ है? का प्लस सा से हुआ, यानी कि का, आधा का और सा। देखिए कई बार आपको दिखेगा हलंत के साथ, हलंत के साथ दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, और अगर एक में भी है तब भी चल जाएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि दोनों वर्ण में हलंत होना आवश्यक है। का और सा से छा का निर्माण हुआ है ता और रा से, आधा ता और रा, आधा ता आधा ता और रा से त्रा का निर्माण हुआ है, और जा और इया से ये क्या हुआ है? ज्ञा बना है। सा और रा से स्रा बना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ये देखो दो वर्ण से मिलकर बने हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? चारों को संयुक्त रूप से ये बने हैं तो इनको संयुक्त व्यंजन नाम दे दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो हम आगे आ जाते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा भी प्ले करके देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्णों का वर्गीकरण। क्या कर लेते हैं बात? वर्णों का वर्गीकरण, यानी कि हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। देखिए व्यंजन को दो प्रकार से
से बांटा जाता है। एक प्रकार है घोषत्व के आधार पर और दूसरा है प्राणतत्व के आधार पर। अच्छा, घोषत्व के आधार का मतलब क्या होता है? घोष का मतलब होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। कंपन मतलब जैसे जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिन वर्णों को बोलने में, कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो कि जिन वर्णों को बोलने में या उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उनको हम घोषत्व के आधार पर रख सकते हैं। ठीक है, किस आधार पर रख सकते हैं? घोषत्व के आधार पर। ठीक है, हम मान सकते हैं। अब ये प्राण तत्व के आधार पर क्या है? प्राण मतलब क्या होती है? हवा होती है। क्या होती है? हवा, या आप इसे वायु भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वायु भी से हम बोल सकते हैं। अच्छा, प्राण तत्व के आधार पर जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अब प्राण मतलब क्या होती है? हवा। अब इसकी बात हम कर लेते हैं कि क्या होते हैं, अभी दोनों के कायदे से बात करेंगे। पहले समझ लीजिए आघोष क्या है। आ मतलब देखिए, आ एक उपसर्ग, हमने पिछली वीडियो में बताया था, आ एक उपसर्ग जिसका अर्थ है क्या? नहीं। और घोष का मतलब क्या है? कंपन। जिसमें कंपन नहीं होगा उन्हें हम आघोष व्यंजन कहेंगे। आप इसकी परिभाषा भी नोट करते रहिएगा। इस आघोष किसे कहते हैं? आप हेडिंग डालिएगा, आघोष किसे कहते हैं। आप लिखिए उसमें कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उनको हम आघोष व्यंजन कहते हैं। अगर हम साघोष का बात करें, इसे सिर्फ घोष व्यंजन भी कहा जाता है। साघोष को साघोष और घोष व्यंजन दोनों भी कहा जा सकता है। ठीक है, सा मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको हम क्या कहते हैं? साघोष। अब अच्छा, याद कैसे करेंगे? तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा होता है। किसमें? आघोष में। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीनों सा होता है। पहला, दूसरा और तीनों सा होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का मतलब देखिए, ये वर्ग लिखा हुआ है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों सा, ये तीनों सा क्या कहलाएंगे? ये आघोष कहलाएंगे। और साघोष की बात करें, यानी कि साघोष की बात करें, तो इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जितने तीनों नीचे तक हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ हमारे कौन थे? या, रा, ला और वा, ये हमारे साघोष कहलाएंगे। हम बात कर लें प्राण तत्व के आधार पर। जो प्राण तत्व के आधार पर दो प्रकार बताए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से हवा कम मात्रा में निकले। क्या निकले? यानी कि कम मुंह से हवा निकले या वायु निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। और महाप्राण, महा मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। महा मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से हवा अधिक निकले या ज्यादा मात्रा में निकले, या उन्हें क्या कहेंगे? महाप्राण व्यंजन कहेंगे। देखिए, चाहे आप इसको बोल सकते हैं। देखिए, जैसे आपको बोलना है क, क्या बोलना है? क। देखिए, पहला वर्ण क्या है? क है। और पहला वर्ण कह रहा है पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि क, ग और अंग। क्या? क, ग और अंग, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, अब इसको बोलो क, इसको बोलो ख। देखिए कि इसमें जब का बोल रहे हैं तो कम मुंह से हवा निकल। देखिए, जैसे हाथ लगा लीजिए आप, मुंह के सामने हाथ ऐसे लगाइए, ऐसे बोलिए क, फिर दूसरा बोलिए ख। आपको एहसास हो जाएगा मुंह से किस वाले वर्ण में जो है हवा ज्यादा मुंह से निकल रही है। देखो, ये 2 और 4 महाप्राण है, यानी कि 2, ये देखो दूसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, तो 2 और 4 और ऊस व्यंजन। ऊस मतलब ये जो देख रहे हैं, तीनों सा और हा, ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, एक होता है द्विक व्यंजन। हमने यहां इसको द्विगुण बताया है। एक व्यंजन होता है द्विक। द्विक वह व्यंजन होता है जहां पर कोई वर्ण लगातार 2 बार आ जाता है। कितने बार आ जाता है? लगातार 2 बार आ जाता है, वो द्विक वर्ण कहलाता है। जैसे देखिए, ये ला है, ये ला है, लगातार 2 वर्ण आया है। जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ये क्या है? ये द्विक वर्ण की संज्ञा में आएंगे। एक कई बार एग्जामों में कारांत पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? कारांत पूछ लेता है। कहता है इसमें कौन सा कारांत है?
जैसे हमको दे दिया एक शब्द राजू। अब राजू हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा कारांत है, तो हमको अगर कारांत के बारे में पता है तो हम उसको बता पाएंगे। कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द आपको दे दिया जाए तो आप बता लोगे कि इसमें कौन सा कारांत है। इसको जानने के लिए देखिए, इसको समझ लीजिए। कारांत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंत में। क्या होता है? अंत में जो भी स्वर है, कौन सा स्वर अंत में लगा। जैसे देखिए ये राजू में ऊ लगा है, बड़ा ऊ लगा है, तो इसमें हो जाएगा ऊकारांत। जैसे एक शब्द है कमल, क्या है? कमल। अब देखिए इसमें छोटा आ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अकारांत। क्या हो जाएगा? अकारांत। क्या हो जाएगा? अकारांत हो जाए। जैसे हम लिख दे इमली, देखिए तो इसको क्या ये क्या कहलाएगा? ई करांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ई करांत। ये क्या कहलाएगा? ई करांत। जैसे कहें उल्लू, तो क्या कह रहा गया है? बड़ी ई की बड़ा ऊ की मात्रा तो ऊ करांत। ठीक है, बात समझ में आई? तो यानी कि अगर हम देखें, जैसे कमल को हम अलग अलग करें, जैसे कमल है हमारा शब्द है, इसका हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। क्या? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद को मतलब समझते हो? वर्ण विच्छेद को हम समझा देते हैं आपको। विच्छेद, वर्ण विच्छेद का मतलब होता है किसी भी वर्ण को फैला कर लिखना। क्या? उसको अलग अलग लिखना। जैसे ये कमल है तो का में का है प्लस आ है, ये फिर माँ है, माँ के बाद आ है, फिर ला है, फिर इसमें आ है। तो देखिए इसमें का और आ मिलकर क्या बना है? का। माँ और आ मिलकर क्या बना है? माँ। ला और आ मिलकर क्या बना है? ला। ठीक है, तो का म ल, ये क्या हो जाएगा? ये कमल शब्द का वर्ण विच्छेद कहलाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जैसे ये कमल एक हमने काल्पनिक नाम दे दिया है, शब्द दे दिया है, इसमें कई सारे शब्द आ जाते हैं। जैसे इसमें पूछ लेगा शब्द कितने, वर्ण कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें 6 वर्ण हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने में लगा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लगा रहूं इस मेहनत में, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।